केमिकल बॉन्डिंग के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ाएंगे आपको आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल क्या है, साथ ही साथ इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे डाइपोल मूवमेंट। तो आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल क्या है, तो लिखना है टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम शेप। दो मॉलिक्यूल जिसका शेप सेम हो आपस में आइसोस्ट्रक्चरल कहलाएगा। टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम शेप इज नोन एज आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल जिसका शेप सेम हो आपस में आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल कैसे पता करेंगे? अगर आपसे हम पूछेंगे कि भाई NH3 और H3O+ क्या आपस में आइसोस्ट्रक्चरल है, अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, चेक करना है। तो सबसे पहले आइसोस्ट्रक्चरल चेक करने के लिए कि इसका आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का वैलेंस 5, सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम 3/2 हो गया 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और आपको सिखाए थे कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो पहले क्या करिएगा, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर निकालिएगा। तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कैसे निकलेगा जी? तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, नाइट्रोजन का होता है 5 और 3 बॉन्ड बनाया। कैसे? एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, तो एक लोन पेयर बच रहा है। तो sp3 हाइब्रिडाइज में एक लोन पेयर शेप होता था पिरामिडल, याद करना होगा। तो इसका शेप पिरामिडल हो गया। डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है, स्कूल में लिखने आएगा तो भले बना सकते हैं डायग्राम। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सराउंडिंग एटम 3 और प्लस है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ सेंट्रल एटम है, नॉट सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम प्लस है मतलब -1 कर लीजिए, /2 हो गया। तो यहाँ भी 4 हुआ, तो 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ भी लोन पेयर निकालिए। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 से 3 बॉन्ड बनाए, देख लिए 3 बॉन्ड बनाए, तो 6 में से 3 चला गया बॉन्ड बनाने में। एक प्लस है मतलब 1 चला गया, तो 3 में से अब कितना बच रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन में से 1 चला गया तो 2, मतलब 1 लोन पेयर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1 लोन पेयर, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर 1, तो इसका भी शेप क्या होगा, पिरामिडल। तो दोनों आपस में क्या हो गया जी, आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल हो गया, दोनों में होगा आइसोस्ट्रक्चरल। अब आपसे हम बात करेंगे, देखो CH4 NH4+, क्या ये दोनों आपस में आइसोस्ट्रक्चरल है, चेक करना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का वैलेंस 4, सराउंडिंग 4/2 हो गया 4 मतलब sp3। अब लोन पेयर देखो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही होता है और 4 बॉन्ड बनाया, तो 4 बॉन्ड बनाया, तो एक भी लोन पेयर नहीं बचा, तो लोन पेयर 0। तो sp3 हाइब्रिडाइज और एक भी लोन पेयर नहीं, शेप इसको टेट्राहेड्रल को शॉर्टकट में T लिख रहे हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस 5, सराउंडिंग 4 प्लस है मतलब 1 चला गया /2, तो ये क्या हो गया 4, तो sp3 हाइब्रिडाइज। और sp3 हाइब्रिडाइज में नाइट्रोजन का वैलेंस 5, अब 5 में से 4 चला गया बॉन्ड बनाने में, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 का मतलब प्लस है तो 1 चला गया, तो लोन पेयर यहाँ भी 0 आ गया। तो लोन पेयर 0 है तो शेप टेट्राहेड्रल होगा, आप देखिए BeF2, आप देखिए XeF2, आप देखिए I3-, क्या तीनों आपस में आइसोस्ट्रक्चरल है, चेक करना है। तीनों आपस में आइसोस्ट्रक्चरल है तो चेक करना है, बताना है हम लोग को, ठीक। तो भाई इसका बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, सराउंडिंग 2/2 हो गया 2, तो 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप होता है लीनियर का शॉर्टकट में L लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिनन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, सराउंडिंग 2 5 है तो sp3d। अब याद करना है sp3d में लोन पेयर क्या हो सकता है, एक लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, एक लोन पेयर तो सीसॉ से बताए थे, 2 लोन पेयर तो T से, या आप डायग्राम बना के याद रखिएगा। 3 लोन पेयर तो तीनों इक्वेटोरियल पे चला गया। तो यहाँ देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 3 लोन पेयर यहाँ भी है, देख लीजिए। तो वैलेंस 8 है, 2 चला गया बॉन्ड। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, सेंट्रल एटम में ध्यान रखिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 1 फ्लोरीन 1 बॉन्ड, तो 2 फ्लोरीन 2 बॉन्ड चला गया इसका बनाने में, तो 8 में से 2 चला गया, बचा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मतलब लोन पेयर 3।
आप याद करो लोन पेयर 3 होता था तो जिनन है sp3d का शेप तो ज्योमेट्री तो ऐसे ही होगा, और 3 लोन पेयर यहाँ पे है, तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। तो भाई यहाँ क्या होगा जी, शेप लीनियर। ये दोनों आपस में शेप लीनियर सेम शेप है, इसलिए आपस में हम लोग कहेंगे आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल होगा। अब I3 माइनस को कैसे निकालते थे, देखो I3 माइनस को I2 माइनस लिखते थे ना हम लोग, लिखते थे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 सराउंडिंग, और माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया बाई 5, तो sp3d, ठीक। और लोन पे निकालिए तो वैलेंस 7, 1 आ गया तो 8, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनने के लिए, ठीक। 2 चला गया तो 6 बचा ना, 6 मतलब लोन पेयर 3 से, तो फिर से लोन पेयर 3 है तो इसका शेप भी क्या हो गया, लीनियर। तो तीनों का लीनियर है तो तीनों आपस में आइसोस्ट्रक्चरल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। आपसे देखो NH2 माइनस और H2O क्या आपस में आइसोस्ट्रक्चरल है। देखो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है आइसोस्ट्रक्चरल निकालने के लिए, लेकिन आपको जो बेसिक बताया गया है कि किस मॉलिक्यूल का क्या शेप होता है उसको आपको याद रहना चाहिए। जब तक वो आपको पता नहीं रहेगा भाई तब तक आप ऐसे ही रटते रहिएगा, तो रटने से नहीं होगा कि हम याद कर लेंगे कौन कौन मॉलिक्यूल है। इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हो सकता है। देखो यहाँ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, सराउंडिंग 2, माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया है बाई 2, तो क्या हो गया जी, sp3 हो गया 4 है तो sp3, ठीक। अब sp3 हो गया, देख लो अब यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंस था 5, माइनस है मतलब 1 आया तो 6 में चला गया 2 बॉन्ड बनाने में, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 तो 4 बचा, मतलब लोन पेयर 2 आया। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2 लोन पेयर, तो शेप होता था एंगुलर या बेंट, शेप होता था एंगुलर या बेंट। यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 सराउंडिंग 2 बाई 2, तो यहाँ हो गया 4। यहाँ भी देखो वैलेंस 6 था, 2 बॉन्ड बनाया तो 4 है, मतलब लोन पेयर 2 ठो है, तो 2 लोन पेयर है तो शेप हो गया बेंट यहाँ भी, तो दोनों आपस में आइसोस्ट्रक्चरल होगा ना। कॉपी करिए, ऐसे ही आपको अभी खुद निकालना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे डाइपोल मोमेंट, नेक्स्ट टॉपिक। आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हैं, ठीक। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स होगा, उसकी मदद से आप आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन आइसोस्ट्रक्चरल होगा। अब हम आगे बात करेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइपोल मोमेंट में पहला पॉइंट लिखिए, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी होता है मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और अगर कभी एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो तो सिंपल लॉ नहीं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होगा, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट का बात करेंगे तो डाई का मतलब देखो, डाईपोल मतलब डाई मतलब 2 पोल, जहाँ पे 2 पोल होगा वहीं डाइपोल का बात करेंगे। 2 पोल का मतलब जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन, दोनों हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या, जरा से लिख लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है लिख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एटम, लिखना है, इज ए टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया वो है इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो पावर होता है उसी पावर को कहते हैं उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया फिर से टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करने का पावर। तो पीरियोडिक टेबल में मोटा मोटी अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 2 सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताएंगे आपको, लेकिन उसके लिए
ज़्यादा ज़रूरत वैसा है नहीं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है इधर से इधर जाने पे इंक्रीज़ करता है और टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज़ करेगा। मतलब लेफ्ट जैसे है यहाँ पे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इधर से जाने पे बढ़ता है। जैसे आप अगर बात करेंगे लिथियम, लिथियम के बाद क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा एटम का। थोड़ा सा लिख भी देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेफरेंस में याद रखने के लिए। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होता है, इसका होता है 1.5, इसका 2, इसका 2.5, 3, 3.5 और इसका 4। तो आप देखिए इधर से इधर जाने में बढ़ रहा है कितना, अगर आप बात करिए 1 है तो 1.5, फिर यहाँ देखिए मतलब 0.5 बढ़ रहा है। मतलब बढ़ने का कोई ट्रेंड अपना होता है, ठीक। ऊपर से नीचे अगर देखिए तो लिथियम के बाद सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक। तो इसमें देखिएगा तो इसका वैल्यू होगा 0.9, 0.8, 0.7, 0.6। तो देखो यहाँ से 1 है तो 0.1 घट रहा है, तो ऊपर से नीचे घट रहा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। यहाँ पे फ्लोरीन के नीचे होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2.8 होगा, यहाँ पे 2.6। देखो ये सब जो वैल्यू लिख रहे हैं ना, अप्रॉक्सीमेट लिख रहे हैं ताकि याद करने में आपको सहूलियत हो। अप्रॉक्सीमेट का मतलब कि इधर से इधर जाने पे बढ़ता है, लेकिन देखिए हर बार कितना 0.5 बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है 0.45 भी बढ़े, लेकिन याद रखने में सहूलियत होगा, इसलिए इसके ट्रेंड लिखे। तो ऊपर से नीचे घटता है, देखो 0.1 घट रहा है। तो एक बात मान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 बढ़ रहा है, लेकिन नीचे जाने में 0.1, मतलब इधर से जाने पे बढ़ता ज़्यादा है। बड़ा ध्यान देना है, इधर से इधर जाने पे बढ़ता ज़्यादा है और टॉप टू बॉटम आने पे घटता है, लेकिन घटता कम है। ध्यान देने वाला बात है, ध्यान सुनिएगा। तो बोलिए सर इसका ज़रूरत क्या है, तो देखो यहाँ पे बेरिलियम है, उसके नीचे होता है मैग्नीशियम, फिर होता है कैल्शियम। तो अगर आपसे हम पूछे कि कैल्शियम और सोडियम में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो अगर इसी ट्रेंड को बात, हर बार यही ट्रेंड नहीं रहता कि 0.5 ही बढ़े। आपको एक तरीका बताएं कि अगर वही ट्रेंड को फॉलो करें तो इधर से जाने पे देखो 1.4, 0.5 अगर बढ़ा दिए और घटने से 0.1 घटा तो यहाँ पे क्या हो गया 1.3। ऐसे सेम ट्रेंड हर जगह नहीं फॉलो करता है कि 0.1 ही घटेगा, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो बढ़ने में ज़्यादा बढ़ा, घटने में कम घटा। देखिए तो ये फाइनली कैल्शियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया ना 1.3 और सोडियम का 0.9। तो ऐसा कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन जनरली आपको ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पीरियड का, इधर से इधर वाला को पीरियड बोलते हैं और ऊपर से नीचे वाला ऐसे को ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप एक का ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, तो हम बोल रहे हैं डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट पे बात करें कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। पहले इसको लिख लीजिए, सब कॉपी करिए फटाफट जल्दी से। जैसे इस मॉलिक्यूल है, बताओ इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन का। हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्या होगा, यही जो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में था, अब यह दोनों इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, खींचेगा तो इसकी तरफ शिफ्ट होगा। और शिफ्ट होने से पूरा कंप्लीटली नहीं जाएगा, अगर कंप्लीटली चला जाता तो एग्जैक्टली 1 माइनस और यहाँ 1 प्लस, चूँकि पार्सली अपनी तरफ खींचा है, पार्सली अपनी तरफ खींचा है, तो इस पर आप कह सकते हैं कि वैल्यू -1 और इस पर आप कह सकते हैं वैल्यू +1 होगा, ठीक। तो +1 होने से देखो तो एक +1 एक -1, देखो तो 2 प्लस पोल माइनस पोल, 2 पोल मतलब डाईपोल, 2 पोल मतलब डाईपोल। तो जहाँ इस तरह का प्लस माइनस चार्ज मतलब डाईपोल जहाँ रहेगा वही ना डाईपोल मोमेंट का बात करेंगे। जैसे देखो हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ शिफ्ट करेगा, शिफ्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे 2 पोल प्लस माइनस डेवलप होगा, मतलब डाईपोल डेवलप होगा। तो डाईपोल डेवलप नहीं होगा मतलब कहेंगे यहाँ डाईपोल मोमेंट का बात नहीं करेंगे, ठीक। तो डाईपोल मोमेंट होता क्या है, जैसे डाईपोल मोमेंट अब वहीं पे बात करेंगे जहाँ पे 2 पोल हो, प्लस पोल माइनस पोल। और 2 पोल कहाँ पे होगा, जहाँ दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, वहीं पे डाईपोल होगा, ठीक। तो जैसे इसी मॉलिक्यूल पे गौर करिए कि डाईपोल क्या होगा। तो डाईपोल हम बात करेंगे ना, डाईपोल मोमेंट बॉन्ड का भी होता है,
और डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का भी होता है। हम लोग को फाइनली पढ़ना होता है डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का, लेकिन पहले बॉन्ड का पढ़ेंगे तभी ना मॉलिक्यूल का निकालने सीखेंगे। तो अब देखो डाइपोल मोमेंट को म्यू से लिखते हैं और डाइपोल मोमेंट को डिफाइंड किया गया कि जो डाइपोल है उसमें से किसी एक पोल, प्लस पोल या माइनस पोल, किसी एक पोल का चार्ज इनटू दोनों पोल का बीच का डिस्टेंस, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वह उस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। इससे जो वैल्यू आएगा वह किसी बॉन्ड का डाइपोल, जहाँ क्यू क्या है, क्यू है चार्ज ऑब्जर्व ऑन डाइपोल, चार्ज ऑब्जर्व ऑन डाइपोल, किसी भी डाइपोल में जो चार्ज इस पे ऑब्जर्व होगा, कितना चार्ज इस पे होगा। ऑब्जर्व का मतलब समझिए कि अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता तो इस पे एग्जैक्टली एक प्लस होता, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता तो कैसे लिखते, प्लस और ये माइनस, और एक माइनस का मतलब कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बट यहाँ पे देखो कम्प्लीटली नहीं, हल्का फुल्का खींचा है तो हल्का फुल्का शिफ्ट हुआ है, तो चार्ज इस पे होगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से थोड़ा कम, और यहाँ पे चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन चार्ज से थोड़ा बड़ा कम, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, दोनों का वैल्यू सेम होगा बट साइन खाली अलग अलग है। तो दोनों में से किसी एक का चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस को ही हम लोग यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। तो एक बात गौर करिए कि बॉन्ड लेंथ का स्केल लगा के नाप लेंगे, ऐसा तो है नहीं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट डाटा दिया रहेगा उसके हिसाब से डी दिया रहेगा, और दोनों में से चार्ज तो हम नाप नहीं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पे जो चार्ज होगा वह एक इलेक्ट्रॉन से चार्ज से थोड़ा कम होगा, लेकिन कितना होगा ये तो अब दिया रहेगा, तो दोनों को खाली प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट बॉन्ड का ज़्यादा कब होगा, जब चार्ज ज़्यादा हो या डिस्टेंस ज़्यादा, दोनों में से कोई एक ज़्यादा हो तो डाइपोल मोमेंट बॉन्ड का ज़्यादा होगा। अब उसी में ऐसा देखा गया, अब आगे हम एक एग्जांपल दें, जैसे बहुत सारा बॉन्ड का एग्जांपल देते हैं, जैसे आप बात करें HF बॉन्ड HCl, ऐसे देखिए, तो इसमें भी देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ ऐसे दो एग्जांपल ले रहे हैं, देख लो आप। अब यहाँ पे देखो इस बॉन्ड का अगर डाइपोल मोमेंट हम बात करेंगे HF बॉन्ड का, तो चार्ज होगा इस पे कितना इनटू इसका D। अगर आप चार्ज को ध्यान से दीजिए और इसका भी डाइपोल मोमेंट अगर HCl का हम निकालें तो यहाँ भी चार्ज इनटू D, चार्ज को थोड़ा सा क्लियर करके लिखे हम, तो बताओ यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ध्यान से समझिएगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यह ज़्यादा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ज़्यादा चार्ज होगा इस पर। ज़्यादा चार्ज का मतलब हो गया कि इस पे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लगभग बराबर, ज़्यादा मतलब, और यहाँ देखो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कम खींचेगा, तो इसलिए चार्ज देखो छोटा डेल्टा लिखे हैं, तो कम होगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन से कम होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही कम होगा। तो यहाँ का चार्ज देखिए ज़्यादा है, या तो प्लस सोचो या तो माइनस हो, चार्ज ज़्यादा इसलिए क्यू को हम बड़ा क्यू सिम्बॉलिक पे लिख रहे हैं। बट बॉन्ड लेंथ दोनों में बात करें, दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, तो आपको पता है ना फ्लोरीन यहाँ होता है, क्लोरीन तो ऊपर से नीचे जाने पे एटम का साइज बड़ा होता है, तो ये छोटा साइज का एटम है, तो छोटा साइज का एटम होने से बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, इसलिए इसको सिंबॉलिक में छोटा डी लिख रहे हैं, ठीक। इसका डाइपोल मोमेंट में देखिए तो चार्ज, चूँकि इसके कंपेरिजन में चार्ज कम है इसलिए छोटा क्यू लिख रहे हैं, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है तो इसका बॉन्ड लेंथ को थोड़ा सा बड़ा सा डी लिख रहे हैं। अब दोनों का डाइपोल मोमेंट में आप कंपैरिजन करिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्यों कि भले यहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटा है लेकिन चार्ज बड़ा है, यहाँ पे चार्ज छोटा है लेकिन बॉन्ड लेंथ बड़ा है ना, तो दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा होगा ये तो बड़ा कहना मुश्किल होगा। तो सारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सारा का चार्ज कितना है रखा गया, इसका बॉन्ड लेंथ कितना है रखा गया, ऐसा रखा गया, सब रख करके देखा गया, तो देखा कि डाइपोल मोमेंट HF का ज़्यादा आ रहा है डाइपोल मोमेंट HCl से, ठीक। तो बोला भाई ऐसे इसमें देखा, ऐसा और भी एग्जाम्पल्स में देखा, तो देखा कि जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, मतलब उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, यह डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया, डोमिनेटिंग फैक्टर, एक तो घट रहा है, एक तो बड़ा एक तो छोटा है, यहाँ एक छोटा एक तो बड़ा, तो दोनों का प्रोडक्ट ही डिसाइड होगा। तो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल्स मॉलिक्यूल को निकाल कर देखा गया, तो देखा गया कि जिसमें चार्ज ज़्यादा है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना फैक्टर डिमोनेटिंग नहीं है, चार्ज वाला फैक्टर। चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, है ना। तो इसको बहुत सारे एग्जांपल्स में निकाल के देखा गया, उसके बेसिस पे
भाई एक्सप्लेन किया गया कि डाइपोल मोमेंट किसी बॉन्ड का, अभी हम लोग बॉन्ड ही का बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का नहीं बात किए। डाइपोल मोमेंट ज़्यादा उसी का होगा जहाँ ज़्यादा होगा जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं, दोनों जगह हाइड्रोजन है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसी का ना डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों एटम जो है उसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एक्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लिखते हैं तो इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स, ऐसे इसको हम लोग डेल्टा एक्स, मतलब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, मतलब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि HF, HCl, HBr, HI। ठीक, देखो ये चारों मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है, इसका μ4 है। अब सब में बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, इसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इसका होगा। ठीक, ऐसा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, देखो ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है। कभी बोलेगा क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों का Q/D का प्रोडक्ट देखा गया ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा है। ठीक, अब एक एक्सेप्शन इसमें आया कि भाई हमेशा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो नहीं, हमेशा ज़्यादा नहीं होगा। निकाल के बहुत सारा मॉलिक्यूल्स का देखा गया तो उसमें देखा गया कि जब कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन ही रहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का। तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होना चाहिए था, फ्लोरीन का। बट इस केस में एक्सपेरिमेंट में देखा कि डाइपोल मोमेंट क्लोरीन वाला का ज़्यादा हो गया, डाइपोल मोमेंट क्लोरीन वाला का ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हुआ, इसलिए ज़्यादा होगा कि दोनों का प्रोडक्ट देखा तो प्रोडक्ट इसका ज़्यादा हो गया, बाकी कोई रीज़न नहीं है। ठीक है ना। ठीक, तो इसको कॉपी करिए आप। यूनिट कॉपी करने से पहले यूनिट क्या होगा जी डाइपोल मोमेंट का, तो यूनिट बहुत आसान है, देख लो। यूनिट बॉन्ड का भाई, तो यूनिट होगा Q का यूनिट इंटू D का यूनिट। Q का यूनिट होता है चार्ज का कूलम, तो यूनिट यहाँ लिख लीजिए ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो होगा इसका कूलम, इसका मीटर, तो कूलम मीटर, ऐसा यूनिट है। सेंटीमीटर मत समझना, कूलम मीटर। एक और यूनिट है ना इसका जिसको बोलते हैं डिवाई, 1 डिवाई, ऐसे डिवाई, तो ये भी एक यूनिट है डाइपोल मोमेंट को। अब इस यूनिट को अगर कूलम में चेंज करें ना तो इसका वैल्यू होता है 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। तो बोलिए सर इसका क्या ज़रूरत, इसका ज़रूरत होगा भाई जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होता है, रिलेशन होता है ना कभी कभी, तो किसी क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट डिवाई में दिया रहेगा तो कूलम में मीटर में बदलिए, कूलम मीटर में रहेगा तो डिवाई में चेंज करने के लिए काम आएगा। ठीक, तो इसको कॉपी करिए जल्दी से सब लोग। अब देखो, जैसे आप एग्जांपल देखिए CH3F, इसका एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद इसमें बात करेंगे। बताओ तो इसमें अगर आप देखिए तो कार्बन फ्लोरीन H सब मिला के आप बात करिएगा तो कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड। बट 4 बॉन्ड में देखिएगा इसमें एक ही बॉन्ड डाइपोल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होता है, तो इसके और इसके बीच में कोई प्लस या कोई माइनस चार्ज जनरली डेवलप नहीं होता है। ठीक, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक, तो ज़्यादा होगा तो देखिए इसमें है 4 बॉन्ड, तो ज़्यादा होगा तो खींचेगा तो इसमें माइनस, इस पर क्या होगा प्लस। ठीक, तो माइनस इस पर प्लस, तो ई बॉन्ड ध्यान रखिएगा, ई बॉन्ड हो गया पोलर बॉन्ड। ठीक, बाकी बॉन्ड हो गया नॉन पोलर बॉन्ड। तो हम कह रहे हैं, पॉइंट है ज़रा क्या लिखना है, इफ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन पोलर बॉन्ड, मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन पोलर बॉन्ड, जैसे इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल है, बहुत सारा बॉन्ड है बट एक ही बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, देन डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड, तो जो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, मतलब बॉन्ड का मतलब डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का जो होगा
वही डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का होगा। जैसे इस एग्जांपल में डाइपोल मोमेंट कार्बन फ्लोरीन का जो होगा वही डाइपोल मोमेंट इसका भी होगा, ऐसे। ठीक, मतलब मॉलिक्यूल में अगर एक ही बॉन्ड डाइपोल बॉन्ड हुआ तो उस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा वही उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। उसी के बेसिस पे हम बोले थे ना, जैसे आपसे अगर हम कहें CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, अगर आपसे हम कहें कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइए, तो फिर से यहाँ गौर करिएगा भाई, इसमें है तो बहुत सारा बॉन्ड लेकिन कार्बन फ्लोरीन ही डाइपोल बॉन्ड है। तो कार्बन फ्लोरीन डाइपोल बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा वही मॉलिक्यूल का, यहाँ भी कार्बन क्लोरीन, यहाँ कार्बन ब्रोमीन, यहाँ कार्बन आयोडीन, एक ही बॉन्ड है। तो बहुत सिंपल है, लिखने का ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा किसका होगा जी? सबसे ज़्यादा डाइपोल होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का, तो इसका होना चाहिए, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका होना चाहिए। लेकिन ये तो एक्सेप्शन में आता था, याद करो, कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन में हम बोले थे ना, ये क्लोरीन वाला का ज़्यादा होता है, एक्सेप्शन है। तो डाइपोल मोमेंट इसका ऑर्डर होगा। ये तो समझ रहे हैं ना सब लोग कि इसमें एक ही बॉन्ड डाइपोल बॉन्ड है। यहाँ एग्जाम्पल दिए तो सेम तो एग्जाम्पल है। अरे भाई, हाइड्रोजन का फ्लोरीन का जगह क्लोरीन आ गया, तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा जी? जैसे μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ4 है। आसान इसलिए है ना क्योंकि देखो इसमें एक ही बॉन्ड डाइपोल है। इसके बाद वाला पॉइंट आने वाला है, जब एक से ज़्यादा बॉन्ड डाइपोल होगा तो डाइपोल हो गया 2 का, एक्सेप्शन था, फिर μ, फिर μ3, फिर μ4, ऐसे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि ऐसा मॉलिक्यूल, पहले एक और एग्जांपल देख लीजिए। ऐसा, इसका नाम क्या होता है? बेंजीन, और ये हो गया क्लोरीन, है ना। तो भाई है तो बहुत सारा बॉन्ड, लेकिन कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन ही पोलर बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन पोलर बॉन्ड है। तो इस कार्बन क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट होगा वही ना मॉलिक्यूल का होगा, है ना। तो कार्बन क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट होगा वही मॉलिक्यूल का होगा, ध्यान समझिएगा। चलिए आगे का एक पॉइंट लिखिए। जैसे दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देख लो, यहाँ पे देख लीजिए। अब इसमें कितना बॉन्ड पोलर बॉन्ड है? तो 2 बॉन्ड। कौन कौन? तो एक ठो E और एक ठो E। ठीक, अब 2 पोलर बॉन्ड है तो भाई बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट तो अपना होगा, मॉलिक्यूल का क्या होगा? तो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट में एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको कि चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी हम बता रहे हैं फिर से, HF में माइनस है, मैग्नीट्यूड तो बता ही दिए हैं कि मैग्नीट्यूड का वैल्यू Q इंटू डी निकालते हैं। डायरेक्शन होता है प्लस डाइपोल से माइनस डाइपोल के तरफ, डायरेक्शन डाइपोल का। तो कभी भी निकालना होगा। यहाँ देखो दो पोलर बॉन्ड है। अब 2 पोलर बॉन्ड है तो यहाँ कार्बन है, तो प्लस किस पे आएगा? देखो तो प्लस आएगा कार्बन पे और माइनस आएगा क्लोरीन पे। तो डायरेक्शन क्या होगा? प्लस से माइनस की तरफ, है ना। तो प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन होगा, तो दिखा देते हैं डायरेक्शन, देखो ऐसे। ठीक, यहाँ भी कार्बन पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो भाई डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे ऐसे। अब गौर करिए, यहाँ पे 2 डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, डायरेक्शन होगा प्लस से। अब 2 है तो यहाँ दोनों के बीच में देखो यहाँ पे थीटा एंगल है। अब ये थीटा निकालिए तो कितना होगा? थीटा। चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा आपको। तो गौर करिए थीटा कैसे निकलेगा। तो बताओ, ये बेंजीन है, लीनियर प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, तो पूरा प्लेनर है, तो इस 6 पूरा 360 है, तो ये हो गया 60 60 60 60 60 60। तो ये दोनों मिला के ना यहाँ पे दिख रहा है, तो कितना दिख रहा है? थीटा बराबर 120 होगा ना। तो हम यहाँ पे पॉइंट लिखिए, फिर से लिखिएगा, इफ़, पॉइंट लिख लीजिए पहले, इफ़
मॉलिक्यूल हैविंग, पॉइंट लिखना है, इफ़ मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन पोलर बॉन्ड देन, अगर मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड हुआ, देन डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। जितना भी डाइपोल बॉन्ड है उस सारा डाइपोल बॉन्ड का वेक्टर रिजल्टेंट जो होगा वही उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। ठीक, वही उस मॉलिक्यूल का कहलाएगा। जैसे डाइपोल मोमेंट, जैसे हम इस एग्जांपल में दे रहे हैं, डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का हुआ तो भाई दो वेक्टर काम कर रहा है तो रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर पड़े हैं ना। तो एक हो गया इसका डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं μ1, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट μ2, बॉन्ड का अपना अपना ना होता है। तो μ1 स्क्वायर, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, दो है तो पढ़े हैं ना, दो वेक्टर काम कर रहा है, थीटा है, तो भाई इसका वैल्यू μ1 है, इसका μ2 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, μ1 स्क्वायर, दूसरा μ2 स्क्वायर और दूसरा μ1 μ2 कॉस थीटा, ऐसे μ1 μ2 कॉस थीटा। ठीक, रिजल्टेंट होता है ही, दिख रहा है, μ1 स्क्वायर है, μ2 स्क्वायर है, प्लस में प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। ये भी सीखे होंगे कि अगर सीखे होंगे फिजिक्स में कि μ1 और μ2 अगर बराबर हुआ, μ1 और μ2 बराबर हुआ मतलब दोनों जो बॉन्ड अगर सेम तरह का हो गया तो सेम तरह का बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट सेम होगा। यहाँ भी सेम ही तरह कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, देखिए, तो सेम होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है आपको याद होगा। तो उस केस में डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल रिजल्टेंट होता था 2 म्यू कॉस थीटा बाई 2, फिजिक्स में सर पढ़ाए होंगे। अगर इस केस में दोनों सेम हो तो उसका भाई निकालते तो रिजल्टेंट यही ना आता है। ठीक, अब बताइए इस केस में थीटा कितना था, इस केस में थीटा 120 था और दोनों बॉन्ड कार्बन क्लोरीन सेम तरह का है, तो सेम तरह का है बताओ, तो सेम ई फार्मूला लगेगा, कॉस हुआ और थीटा का वैल्यू होता है 120 यहाँ पे, तो 120 बाई 2 हो गया 2 म्यू कॉस 60 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, काटिए। तो देखो इसको आप याद रखिए, फिजिक्स हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री कि याद क्या रखिएगा कि वैसा मॉलिक्यूल जिसमें दो बॉन्ड पोलर बॉन्ड और दोनों बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट सेम हो और दोनों के बीच में एंगल अगर 120 हो तो रिजल्टेंट होगा म्यू, मतलब म्यू का मतलब दोनों को मिलाकर अगर हम म्यू माने मतलब म्यू होने का मतलब एक ही बॉन्ड के बराबर का जो डाइपोल होगा वही डाइपोल मोमेंट ये बॉन्ड का हो गया, वही मॉलिक्यूल का होगा। म्यू क्या है, तो म्यू हो गया एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, तो रिजल्टेंट हो गया मॉलिक्यूल का जो होगा वह एक बॉन्ड के बराबर का ही डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। ठीक, कॉपी करिए सब लोग। अब दूसरा एग्जांपल देखो आप, फिर से ही बेंजीन है, यहाँ क्लोरीन है। अब यहाँ पे भाई क्लोरीन होता तो इसका डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा, मॉलिक्यूल का क्या होगा मतलब बोलने का मतलब कि देखो यहाँ कार्बन पे प्लस यहाँ माइनस, तो डायरेक्शन इसका डायरेक्शन इधर, इस पे प्लस माइनस तो डायरेक्शन इधर, थीटा का वैल्यू थीटा है। बताओ थीटा कितना होगा, तो 60। तो डाइपोल मोमेंट अगर मॉलिक्यूल का निकालना होगा तो बताओ इसका भी डाइपोल मोमेंट म्यू, इसका भी म्यू, क्योंकि सेम ही तरह का बॉन्ड है, अलग अलग तरह का रहता तो निकालना पड़ता, उतना ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आता है। तो हमारा देखो 2 म्यू कॉस थीटा, थीटा का मतलब 60 हो गया है, तो 60/2 मतलब 2 म्यू कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 2 कैंसिल मतलब √3 म्यू, मतलब अगर 60 हो तो रिजल्टेंट जो होगा √3 म्यू, मतलब म्यू क्या है, एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट। दूसरा अगर हम लोग निकालिए, देखिए यही बेंजीन, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, इसका क्या होगा जी, तो इसका क्या होगा देख लो,
तो यहाँ पे देखिए इसका कार्बन पे प्लस है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन क्या देंगे, तो डाइपोल का डायरेक्शन प्लस पोल से माइनस पोल। तो कार्बन पे प्लस, तो कार्बन पे प्लस होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका इलेक्ट्रॉन खींचा होगा तो इस पर प्लस ही ना आएगा, इस पर माइनस आएगा। तो डायरेक्शन इसका इधर दिखाइए और इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों सेम तरह का है, तो इसका भी म्यू, इसका भी म्यू। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो, सेम फोर्स है। या आप फार्मूला लगा लीजिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल में 2 म्यू, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 कॉस 180/2, तो 2 म्यू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरा 0, मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0। ठीक, तो ऐसा बहुत बार मॉलिक्यूल का निकालिएगा जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो, तो उसमें हम लोग एक बात बता दे रहे हैं कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, वैसे मॉलिक्यूल का नाम नॉन पोलर। ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड पोलर हो लेकिन मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट, देखो ना बॉन्ड तो है ना पोलर बट रिजल्टेंट 0 है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का 0 नहीं है तो ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक, पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। कुछ और एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देखेंगे। BCl3 मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है? अब थोड़ा सा डायरेक्शन बदल रहे हैं हम लोग, तो बहुत आसानी से देख करके आप नहीं बोल दीजिएगा पोलर नॉन पोलर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला काम हाइब्रिडाइजेशन, बोरोन का वैलेंस 3, सराउंडिंग 3/2 हो गया 3, sp2, और sp2 में लोन पेयर सोचना पड़ेगा, बिना लोन पेयर देखे आप नहीं बोल सकते हैं। लोन पेयर यहाँ पे बोरोन का वैलेंस 3 ही होता है, अब तीनों बॉन्ड बनाने चला गया तो लोन पेयर 0, तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज लोन पेयर 0, मॉलिक्यूल का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल। अब ट्राइगोनल प्लेनर में आप देखिए इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट, क्योंकि 3 बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, क्यों भाई? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इधर का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा। ठीक, तो ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड, डायरेक्शन प्लस से माइनस, यहाँ भी इधर, यहाँ भी इधर। और बॉन्ड एंगल आपको पता है कि बॉन्ड एंगल कितना होता है 120, बॉन्ड एंगल होता है 120। तो आप पढ़े होंगे ना फिजिक्स में, सर पढ़ाए होंगे कि एक ब्लॉक है, इसमें 3 फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, लेकिन तीनों के बीच में एंगल अगर 120 है तो रिजल्टेंट 0। या अगर समझ आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो देखो हम बताते हैं। इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, सब बॉन्ड सेम है, तो इसका अगर म्यू है, इसका भी म्यू, इसका भी म्यू। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालिए, इन दोनों का, तो याद करो सेम तरह का रहे और 120 डिग्री रहेगा तो भाई रिजल्टेंट होता है एक बॉन्ड के बराबर, उसका डायरेक्शन कुछ इधर। अब बताओ, इक्वल अपोजिट कैंसिल करके रिजल्टेंट क्या हो जाता है 0। और डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का अगर 0 आया मतलब मॉलिक्यूल क्या हुआ नॉन पोलर, तो जबकि बॉन्ड है पोलर लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर। रिजल्टेंट समझ लीजिए ध्यान से। अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना, NH3 और NF3 दोनों में से किस बॉन्ड का, दोनों में से किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और क्यों है? बहुत फेमस है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए भी तरीका है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिए। तो नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग 3/2 4, 4 है sp3, और एक लोन पेयर अगर निकालिए, यहाँ पे देखो तो 5 है, 3 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर 1, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर शेप पिरामिडल होता है। तो शेप बनाना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट के लिए, शेप बनाना पड़ेगा। यहाँ भी ऐसे, इसका भी देखो वही होगा, निकाल लो, इसका भी वही होगा।
यहाँ भी वैलेंस, सब कुछ सेम ही है, देख लीजिए, इसका भी वही होगा तो इसका भी शेप वही होगा। अब दोनों का डाइपोल मोमेंट हम लोग को अरेंज करना है, तो गौर करिएगा, इसमें दो तरह का डाइपोल दिख रहा है, एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के कारण, तो बॉन्ड के कारण जो डाइपोल होता है उसका नाम होता है बॉन्ड डाइपोल, और एक लोन पेयर के कारण डाइपोल भी होता है। तो लोन पेयर के कारण कैसे देखते हैं, तो बताओ, लोन पेयर ई है और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, माइनस, इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस ही चार्ज होता है, और इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होगा, प्लस, तो न्यूक्लियस पे यहाँ बीच में प्लस दिखा रहे हैं और यहाँ पे माइनस, तो डायरेक्शन क्या होता है जी, फिर से बोल रहे हैं, लोन पेयर के कारण जो डाइपोल होता है उसका नाम होता है एटॉमिक डाइपोल, उसका नाम, डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे देखिए माइनस चार्ज और न्यूक्लियस, इसका एटम का न्यूक्लियस पे हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस, तो इसका डायरेक्शन को इधर दिखा दिए। ये जो डाइपोल हुआ ड्यू टू लोन पेयर, इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं एटॉमिक डाइपोल, और उसका डायरेक्शन अपवार्ड। बॉन्ड डाइपोल क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचने से प्लस होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा ना, खींचने से प्लस होगा और इस पे माइनस चार्ज होगा, तो प्लस किस पे होगा भाई, तो हाइड्रोजन पे प्लस होगा और इस पे माइनस होगा, तो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस का ऐसे, इसके कारण ऐसे। तो बताइए, तो तीनों मिल करके इसका एटॉमिक डाइपोल का रिजल्टेंट वैल्यू को थोड़ा मोड़ा बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा, तो मान लेते बढ़ा करके थोड़ा सा, देखो इतना लंबाई था, लंबाई थोड़ा बढ़ा दिए, ये किसका हो गया, डाइपोल मोमेंट। यानी आप बोल सकते हैं ना कि अमोनिया मॉलिक्यूल में एटॉमिक डाइपोल का जो वैल्यू है उस वैल्यू को तीनों जो बॉन्ड है उस बॉन्ड डाइपोल मिल करके एटॉमिक डाइपोल को रिजल्टेंट बढ़ा दिया, मतलब बॉन्ड डाइपोल इंक्रीजेज द एटॉमिक डाइपोल, सपोर्टेड द एटॉमिक डाइपोल, इसलिए रिजल्टेंट सब मिला करके, एग्जैक्ट हम वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, तो रिजल्टेंट सब मिला करके जो भी एटॉमिक डाइपोल का वैल्यू होगा तीनों मिलकर थोड़ा थोड़ा बड़ा है और थोड़ा बड़ा कर दिए, यही अमोनिया का डाइपोल मोमेंट है। अब यहाँ देखो, इसमें भी एटॉमिक डाइपोल में देखो, नाइट्रोजन पे प्लस, ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस, डायरेक्शन प्लस से माइनस, फिर से ही किसका हो गया, एटॉमिक डाइपोल होगा ना, एटॉमिक डाइपोल। अब बताओ, इन दोनों में खींचिए इलेक्ट्रॉन, कौन पावरफुल है, पावरफुल है फ्लोरीन, तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, तो डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से माइनस, तो यहाँ देखिए डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। तो बताओ, इस मॉलिक्यूल में NF3 मॉलिक्यूल में एटॉमिक डाइपोल जो अपवार्ड डायरेक्शन में, अब बॉन्ड डाइपोल देखो नीचे चला गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसका वैल्यू को तीनों मिलके घटाएगा, हो सकता है तीनों मिलकर ही इसे बड़ा हो जाए, तो इसका एटॉमिक डाइपोल का डायरेक्शन नीचे ही होता है, तीनों मिलकर ही बड़ा होता है। ये जो निकला, क्या निकला, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3, कौन बड़ा हुआ, डायरेक्शन ऊपर है कि नीचे उस पर मत ध्यान दो, अरे 5 में से 3 माइनस करो, 3 में से 5 माइनस करो, मैग्नीट्यूड तो 3 ही ना होगा, तो 2 ही होगा माइनस करने से। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने आता है, क्या लिखने आएगा, तो लिखिए, कॉपी कर लीजिए पहले, तब फिर इसको ना वीडियो पॉज कर लीजिए, उसको कॉपी कर लीजिए, तब आप लिखिएगा। लिखिए, इन NH3 बॉन्ड डाइपोल, बॉन्ड के कारण जो डाइपोल होगा, बॉन्ड डाइपोल इज सपोर्टेड टू एटॉमिक डाइपोल, हेंस डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक डाइपोल को बॉन्ड डाइपोल सपोर्ट किया। वेयर एज इन केस ऑफ NF3 bond dipole opposes the atomic dipole, bond dipole opposes the atomic dipole, hence resultant dipole moment of NF3 decreases. That is why
dipole moment of ammonia, that is why dipole moment of ammonia is more as compared to dipole moment of NH3। मेन रीजन है NH3 में एटॉमिक डाइपोल को बॉन्ड डाइपोल सपोर्ट करके बढ़ा दिया। यहाँ पे बॉन्ड डाइपोल एटॉमिक डाइपोल का अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटा दिया रिजल्टेंट, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया। ठीक, देखो 3 मॉलिक्यूल आपको 4 मॉलिक्यूल दिए हैं आप लोग को, PCl2F2 SO2 CO2 और PCl2F3। चारों में से कौन कौन मॉलिक्यूल पोलर है, कौन कौन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, हम लोग को ढूंढना है। तो पोलर नॉन पोलर ढूंढने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे अंदाज़ा नहीं बताइएगा। मेहनत का मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना, शेप निकालना, बॉन्ड एंगल देखना, तब पता चलेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, वैलेंस 5 फास्फोरस, सराउंडिंग में 5 एटम, लोन पेयर नहीं है 5, और sp3d में अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो ऐसे मॉलिक्यूल का शेप ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। अब देखो 5 पोजीशन ऐसे हैं, पांचों पोजीशन में आप ध्यान रखिएगा कि 3 क्लोरीन है 2 फ्लोरीन है। तो रूल है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसमें से सराउंडिंग एटम में, वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हम लोग एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, और दोनों के बीच में एंगल कितना है बताइए तो 180। तो 180 में देखो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस, इक्वल अपोजिट, याद करो इक्वल अपोजिट में खींचेगा तो रिजल्टेंट 0। इस बॉन्ड के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसके कारण डाइपोल मोमेंट इन दोनों बॉन्ड के कारण 0। अब क्लोरीन कहाँ है देखिए, यहाँ। अब बताओ क्लोरीन आपस में, फ्लोरीन को भूल जाओ, क्लोरीन आपस में 120 पे है, और 120 में हम बोले थे 120 का 3 रहे तो उसका भी रिजल्टेंट 0। तो ये फ्लोरीन का इक्वल अपोजिट कैंसिल, 120 वाला भी आपस में 0। तो रिजल्टेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट PCl3F2 मॉलिक्यूल का 0, मतलब मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वह नॉन पोलर होता है। SO2 देखो, तो SO2 में आप यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, वैलेंस 6, सराउंडिंग 0, क्योंकि डाइवैलेंट है तो 3, तो वह क्या हो गया sp2। और sp2 में देखिएगा वैलेंस 6 था, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन गया। कैसे पता करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे 1 लोन पेयर बचा, और 1 लोन पेयर का याद करो शेप होता था बेंट, sp2 हाइब्रिडाइज, तो बेंट। तो बताओ बेंट है तो ये क्या होगा, तो यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, खींचेगा तो माइनस, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका एटॉमिक डाइपोल में प्लस और माइनस डायरेक्शन इधर। बट यहाँ पे 120 नहीं समझिएगा, और यहाँ पे देखिएगा एटॉमिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड अलग होता है, बॉन्ड का अलग होता है। ठीक, तो बॉन्ड का अलग होता है तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट SO2 का कुछ ना कुछ होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये पोलर। CO2 देखिए, CO2 में आप देखिए कार्बन का वैलेंस 4, सराउंडिंग 0/2 हो गया 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता था उसका शेप लीनियर, देखिए शेप लीनियर। तो शेप लीनियर है तो देख लीजिए, इसको इधर खींचेगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इक्वल अपोजिट कैंसिल, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0, और 0 मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं CO मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, CO मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट डाइपोल मोमेंट। इसका भी आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ देखो इसका सेम टू सेम उसी से सा है, बट यहाँ पे गौर करिएगा, रूल है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा एक्सियल पोजीशन में, बट 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 2 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। ये मत समझिएगा कि तीनों को यहाँ रख देते देखने में अच्छा लगेगा, वैसा नहीं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पहला प्रेफरेंस है कि एक्सियल पे। अब गौर करिए, यहाँ पे इक्वल अपोजिट है इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का इक्वल अपोजिट कैंसिल। बट बताओ तीनों बॉन्ड तो 120 पे है, लेकिन क्या तीनों का भाई डाइपोल मोमेंट एक जैसा तो नहीं ना है, फ्लोरीन वाला का ज़्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
इसलिए रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, इसलिए मॉलिक्यूल पोलर होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कार्बन और इन दोनों के बीच में, देखिए कार्बन है ऐसे, भाई कार्बन ऑक्सीजन का वैलेंस 6 होता है तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन का वैलेंस 4 होता है तो उसको भाई 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 बॉन्ड बनने से 2 मिला है, तो 2 और कैसे मिलेगा, तो यहाँ इसका लोन पेयर इसको ऐसे देगा, लोन पेयर ऐसे, एक लोन पेयर इसको देगा तब ना, इसका 4 और 2 6 हुआ है, 2 एक और लोन पेयर मिलेगा, तो ऐसा बॉन्ड होता है। अब यहाँ होता है क्या, देखो दोनों में इसमें और इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, तो इसमें से इसका ज़्यादा है तो इस पर माइनस चार्ज होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा। तो मॉलिक्यूल क्या लग रहा है, पोलर कि नॉन पोलर लग रहा है, लग रहा है तो पोलर, बट ध्यान रखिएगा तो प्लस माइनस चार्ज हुआ, लेकिन गौर करिए ये कौन सा बॉन्ड है, लोन पेयर, इसको इसके दिया, इसके दिया, और बताओ ये कौन पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट में क्या करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह क्या लिखते थे, यहाँ पे लोन पेयर देने वाला को प्लस और यहाँ क्या देते थे, माइनस, याद है। तो गौर करो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, और यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस में मिला के कंपलसेट करिए तो नेट चार्ज कितना, यहाँ भी देखो माइनस, यहाँ प्लस, नेट चार्ज कितना कंपलसेट हो गया, बराबर ही हो जाएगा, तो नेट चार्ज कितना, 0। जब दोनों बॉन्ड पे चार्ज 0 0 हुआ तो बताइए फाइनली क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट 0 मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कभी कभी स्टेटमेंट पूछ देगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड देखने में तो लग रहा है पोलर, बट यहाँ पे नॉन पोलर क्यों है, तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड के कारण जो पोलैरिटी डेवलप हुआ, प्लस माइनस डेवलप हुआ, वह पोलैरिटी पाई बॉन्ड के कारण मेंटेन हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, इसलिए किसी एटम पे प्लस माइनस चार्ज नहीं होकर 0 हो गया। और जिस दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बनने के बाद भी चार्ज अगर 0 0 रहे तो वैसे को नॉन पोलर कहते हैं, ठीक। तो वैसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। कॉपी करिए सब लोग, फिर से ध्यान रखिए भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज हुआ, होना चाहिए था पोलर, लेकिन इस बॉन्ड जो यहाँ लोन पेयर दिया है तो लोन पेयर देने वाला में प्लस करते हैं, लेने वाला माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस चार्ज मिला के 0, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज मिला के 0, तो नेट चार्ज 0, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, है ना। अब हम लोग दूसरा एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देते हैं डाइपोल मोमेंट में। देखिए ये मॉलिक्यूल है आपका, इसका डाइपोल मोमेंट μ1 है, इसका डाइपोल मोमेंट 2। यहाँ देखो एक ही क्लोरीन है, बाकी तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक और एक 2 क्लोरीन है, इसका डाइपोल मोमेंट 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट, तो इसका ऑर्डर अरेंज करना है कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा इसका, ठीक, कि डाइपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर होगा। एक और एग्जांपल देते हैं आपको कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर अरेंज करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बनाइएगा, ये आपको अपने से बनाने के लिए है। अब यहाँ कार्बन कार्बन कितना, 2 है, अब यहाँ पे 3 हम, अब सब कुछ वही रह दीजिए, सब कुछ वही कर दीजिए, जहाँ जहाँ क्लोरीन है सब कुछ वही क्लोरीन कर दीजिए। जैसे 3 हम कार्बन दे रहे खाली, यहाँ पे देखो 1 क्लोरीन, और यहाँ क्या था जी, क्लोरीन कहाँ दे दिए, यहाँ के बाद फिर क्लोरीन यहाँ दिए थे ना, 2 क्लोरीन, तो जैसे है वैसे ही कर लीजिए अपने से यहाँ। बाकी H, इसका डाइपोल मोमेंट को μ1, इसका μ2, बाकी सब सेम, खाली नंबर ऑफ कार्बन 3 कर लीजिए, सेम तरह का रिपीट कर लीजिए, और उसका आप डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर अरेंज करिए इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में, ठीक। इसमें हम लोग बनाइए, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में हम इसका एप्लीकेशन बात करेंगे कि डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल का भाई ऑर्बिटल डायग्राम, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए सीखेंगे। धन्यवाद।